फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान की, जहां इस वक्त एक शब्द की चर्चा सबसे ज़्यादा है और वो है पलायन। तस्वीरें देखें आप। तेहरान में इजरायली मिसाइलों के हमले का खौफ इतना ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए फैसला कर चुके हैं। तेहरान से निकलने वाली सड़कें हज़ारों गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। जिन लोगों ने वर्षों तक अपना घर कारोबार खड़ा किया था, उन्हें मौत के डर से सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। उनकी आंखों में आंसू हैं और अपने परिवार की चिंता। वो घर कारोबार तो शायद फिर खड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर इजरायली मिसाइल से उनके परिवार के किसी भी सदस्य की जान चली गई तो वो फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। आज हम तेहरान से पलायन पर फिक्र की वीडियो फाइल्स खोलेंगे। ये तेहरान से निकलने वाला सबसे बड़ा हाईवे है। यहाँ हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज़्यादा है कि ये जल्द से जल्द तेहरान से निकलना चाहते हैं। कई जगह तो ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़ लगी है। ईंधन की कमी के चलते एक व्यक्ति को 25 लीटर से ज़्यादा ईंधन नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए दूसरा वीडियो। ये दिन की तस्वीर है। दिन के वक्त भी इस हाईवे पर जाम लगा हुआ है। हज़ारों गाड़ियों में लोग सवार होकर तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। ये वीडियो हाईवे के किनारे एक बिल्डिंग से बनाया गया है। तीसरी तस्वीर भी ईरान से निकलने वाले हाईवे की है। हाईवे के दूसरी तरफ की सड़क से एक व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया है। इसमें भी गाड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है। फिक्र की चौथी वीडियो फाइल ईरान तुर्की के बीच बाजारगंज बॉर्डर क्रॉसिंग से आई है। इस बॉर्डर क्रॉसिंग पर देखिए भीड़ बता रही है कि खमेनी भले ही इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हो, लेकिन वहां की आवाम को अपने सुप्रीम लीडर की बात पर भरोसा नहीं। वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ईरान से तुर्की बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग ईरान के दक्षिण में कैस्पियन सागर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ईरान के उत्तर में देहाती इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग अजरबैजान से लगने वाले बॉर्डर की ओर जाते हुए भी दिखे। ईरान से भागने वाले लोग पड़ोस के देशों में शरण लेना चाहते हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि तेहरान की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और पलायन की सबसे बड़ी वजह यह है कि तेहरान में आबादी की तुलना में बंकरों की संख्या बेहद कम है। तेहरान में कई पुराने सैन्य बंकर हैं जो वर्ष 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के समय बनाए गए थे, लेकिन ये बंकर भी सरकारी अधिकारियों, सैन्य बलों और आपातकालीन सेवाओं के उपयोग के लिए बने थे। अब तेहरान के लोगों पर एक नई मुसीबत आने वाली है। उसकी वजह यह है कि लोग बड़ी संख्या में अपनी दुकानें भी बंद करके जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेहरान के ग्रैंड बाजार से आई हैं। यहाँ दुकानों से सामान निकाला जा रहा है और अलग से स्टॉक किया जा रहा है। इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तेहरान में खाने का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ईरान सरकार की तरफ से जारी बयान में तेहरान में 24 घंटे मेट्रो खोलने का आदेश दिया गया है ताकि हमले के वक्त लोग मेट्रो का बम शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही स्कूल और मस्जिदों को भी खुला रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल ने तेहरान के आवासीय इलाकों पर हमला करके रूबिकॉन को पार कर लिया, यानी इजराइल हमले के उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, यानी ये जंग आर पार की हो गई है। इसीलिए लोग तेहरान छोड़ रहे हैं ताकि वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचा सके। इस युद्ध में इजराइल का टॉप टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। पहले ही दिन उसने 4 ऐसे ठिकानों पर अटैक भी किए। नतांज न्यूक्लियर प्लांट को हुए नुकसान से वहां अंदर ही अंदर रेडिएशन की खबर है, लेकिन फोर्दो परमाणु प्लांट इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। वो चाहकर भी यहां कुछ नहीं कर पा रहा है। इजराइल ने वहां भी अटैक किया। परमाणु ठिकाने के पास तेज रोशनी के साथ जबरदस्त धमाके की आवाज आई। इजराइल का यह हमला इतना पावरफुल था कि आसपास के इलाकों में 2.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन कहते हैं कि फोर्दो प्लांट को कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाया है। यानी भूकंप लाकर भी ईरान के इस परमाणु किले को भेदने में नेतन्याहू नाकाम रहा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस ठिकाने का तोड़ अमेरिका के पास है। उसके पास GBU-57 बम है जो ईरान के इस किले को तोड़ने की ताकत रखता है। अब अमेरिका अपने दोस्त की मदद करता है या नहीं, इसका जवाब आगे। पहले ये समझ लेते हैं कि फोर्दो को भेदना इतना मुश्किल क्यों है। ईरान जानता है कि इजराइल फोर्दो को तबाह करने के लिए हर हद को पार कर सकता है, इसीलिए उसने इसका निर्माण चतुराई के साथ किया। फोर्दो परमाणु प्लांट तेहरान से 160 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास एक पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। पहाड़ी के अंदर, पहाड़ी में काफी अंदर होने के चलते इसे ध्वस्त करना आसान नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा धरती की सतह से 300 फीट नीचे है। यही नहीं, IRGC के बेस में स्थित फोर्दो प्लांट S-300 एयर डिफेंस के घेरे में। यहां इलेक्ट्रॉनिक जामर लगे। इसकी बनावट ने इसे एक न्यूक्लियर किला बना दिया। लेकिन अमेरिका ने तोरा बोरा की पहाड़ियों में बम गिराए थे, अगर आपको याद हो अफगानिस्तान पर जब अटैक किया था।
तो अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं। ईरान के इस प्लांट में 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार हो चुका है। सवाल खड़ा यह है कि क्या यही वो जगह है जहां पर उसके पास जो 400 किलो का यूरेनियम स्टॉक है वो यही है क्या? परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, यानी ईरान बस कुछ कदम दूर है। ऐसे में अगर इजराइल फोर्दो को ध्वस्त करने में नाकाम रहता है तो समझे कि इतना कुछ करने के बाद भी वो शायद कुछ हासिल ना कर पाए। अगर नेतन्याहू को वास्तव में ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करना है तो उसे फोर्दो को नष्ट करना ही होगा। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर फोर्दो का न्यूक्लियर किला भेजने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद क्यों चाहिए? इजराइल के पास बंकर बस्टर बम तो है, लेकिन फोर्दो के लिए जितना ताकतवर बम चाहिए वो अमेरिका के पास है। इजराइल के पास GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर है जो लगभग 20 से 32 फीट की गहराई तक ही कंक्रीट को भेज सकते हैं। फोर्दो को तबाह करने के लिए कम से कम 200 फीट या उससे ज़्यादा गहराई में घुसने वाला बम चाहिए, जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही अंजाम दे सकता है। इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। अमेरिका का GBU-57 6 मीटर से ज़्यादा लंबा है और 14,000 किलो वजन का बम है। इसमें 2400 किलो का वॉरहेड और GPS नेविगेशन सिस्टम है। यह बम 200 फीट अंदर तक कंक्रीट की भारी भरकम दीवार या छत को तोड़ सकता है। GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। B-2 एक बार में ऐसे 2 बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। कहा जाता है कि फोर्दो प्लांट इतना मजबूत है कि उस पर सिर्फ एक हमला कारगर नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए कई स्तरों पर एक साथ और बार बार हमला करना होगा, तब जाकर वो तबाह होगा। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से मदद मांगी। अब ये ट्रंप को तय करना है कि वो अपने दोस्त की मदद करेंगे या नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी और इसमें शामिल हुआ तो ईरान इजराइल युद्ध में ये उसकी सीधी एंट्री होगी। इस बीच सीपरी की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा कितना बढ़ चुका है। कई देश महाविनाशक हथियारों की रेस में जुटे हुए हैं। सीपरी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और इजराइल अब परमाणु गोदाम को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इन देशों में एडवांस परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत तक 9,614 वॉरहेड्स सैन्य उपयोग के लिए स्टॉक में थे, जिनमें करीब 3,912 वॉरहेड्स मिसाइलों या विमानों पर तैनात थे और करीब 2100 ऑपरेशनल हाई अलर्ट पर थे। दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनमें 90% अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन की संख्या अब 600 के पार पहुंच गई है। चीन अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से परमाणु हथियार बना रहा है। भारत ने भी 2024 में अपने शस्त्रागार को धीरे धीरे तेज रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल जो अपनी परमाणु नीति पर अब तक चुप रहा, उसने हाल ही में नेगेव रेगिस्तान में प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपग्रेड करना शुरू किया। इससे साफ है कि पश्चिम एशिया में टेंशन के साथ परमाणु हथियारों की होड़ भी उसी अनुपात में तेज हो रही है, जो गंभीर खतरे का संकेत है। इजराइल और ईरान में यह युद्ध पिछले 4 दिनों से चल रहा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर से ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडरशिप को खत्म कर रहा है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन अपने चरम पर है, जिसमें ईरान से भीषण बर्बादी की तस्वीरें आ रही। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक वो इस युद्ध में अपने लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने नेतन्याहू के दो टॉप टारगेट्स हैं। पहला है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना और दूसरा है ईरान की मिसाइलों के भंडार को बर्बाद करना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेतन्याहू एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू अब लेबनान की तरह ईरान में भी ऑपरेशन दहिया एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑपरेशन दहिया क्या है और कैसे इससे वो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहले ये देखते हैं। ईरान पर लेबनान के दहिया जैसा हमला कर सकता है इजराइल। इसके लिए इजराइल जल्द ही तेहरान में दहिया सिद्धांत लागू कर सकता है। दहिया सिद्धांत को इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति कहा जाता है। दहिया सिद्धांत के तहत इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। दहिया सिद्धांत के तहत इजराइल ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। वर्ष 2006 में इजराइल ने लेबनान के दहिया पर बड़ा हमला किया था, जिसे इजराइल का दहिया सिद्धांत कहा जाता है। मूल रूप से दहिया सिद्धांत के 2 उद्देश्य हैं। पहला, भविष्य के हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश, और दूसरा, नागरिकों पर अपनी सेना और सरकार के खिलाफ जाने का दबाव डालना। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से उनकी सरकार के खिलाफ बगावत करने की अपील भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब आपको बता दें कि आखिर पिछले 4 दिनों से इजराइल के हमलों में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। ईरान में 406 लोगों की मौत हो चुकी है।
कई जगह आंकड़ा 200 भी के ऊपर भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1481 जख्मी हैं। ईरान के 6 टॉप जनरल मारे गए, जिसमें ईरान का आर्मी चीफ मोहम्मद बगेरी भी शामिल है। इसके अलावा IRGC का चीफ हुसैन सलामी भी मारा गया है। IRGC का इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी भी इसराइल के हमलों का शिकार हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ जो है अली शमखानी भी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसराइल के हमलों में नतांज न्यूक्लियर ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान हुआ है। साथ ही हाइफा पावर प्लांट को भी नुकसान की खबर है। इसराइल के हमलों में ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए, यानी ईरान के 1/3 लॉन्चर तबाह हो गए। इसके साथ ही इसराइल ने हमला कर ईरान के 50 फाइटर जेट नष्ट कर दिए। इसराइल के हमलों पर ईरान ने क्या दावा किया है, फिक्र की इस न्यूज़ रील में देखिए।